नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। तो यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे का ज्ञान, माइनिंग की पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं माइनिंग शॉर्ट नोट्स। तो माइनिंग मेट ब्लास्टर फॉरमैन का जो प्रिपरेशन रेजिम में 2025 एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए यह बहुत ही यूज़फुल होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, माइन सेक्ट का एक क्वेश्चन है जिसको शॉर्ट में बनाया गया है। सेक्शन 12। तो माइंस एक्ट 1952 में सेक्शन 12 क्या बोलता है, तो देखते हैं हम लोग कि सेक्शन 12 में टोटल 8 सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ 8, और उनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का यानी उसके दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या रिजिग्नेशन हो जाता है तो उसे उतने ही समय के लिए सदस्य होना पड़ेगा जितना उसका कार्यकाल बचा हुआ है। और अगर मीटिंग होनी है तो 14 दिन पहले उसे सूचना देना होगा, और अगर एजेंडा की सूचना देना है तो 7 दिन पहले हमें देना होगा। किसी कंडीशन में अगर इमरजेंसी मीटिंग की सूचना देना होता है तो कम से कम 2 दिन पहले हमें देना होगा। क्लियर। अब हम देखेंगे ओपनिंग ऑफ माइंस के बारे में। अगर माइंस को ओपन किया जाता है तो सबसे पहले 30 दिन पहले फॉर्म 1 में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लोग नोटिस देंगे। किसी प्रकार से अगर बाउंड्री चेंज होता है तो 7 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को हम लोग नोटिस देंगे। अगला पॉइंट, क्वार्टरली रिटर्न मीन्स जनवरी टू अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के 20 तारीख तक फॉर्म 2 में CIM एंड RIM को दिया जाता है। क्वार्टरली रिटर्न मतलब 3 महीने का समय, उससे हम लोग क्वार्टरली रिटर्न बोलते हैं। एनुअल रिटर्न 20 फरवरी तक फॉर्म 3 में CIM एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लोग एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अगला पॉइंट है, माइंस बंद हो या ऑनर चेंज हो तो एनुअल रिटर्न फॉर्म 1 में 30 दिन पहले हमें देना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, 60 दिन से अधिक डिसकंटिन्यूड माइन होने पर एनुअल रिटर्न फॉर्म 1 में 90 दिन पहले हम लोग भेजेंगे। अगला पॉइंट है, 150 पर फर्स्ट एड रूम 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगी। अगर किसी पिछले कैलेंडर ईयर में एम्प्लॉय आपका 150 हुए हैं तो वहाँ पर आपको एक फर्स्ट एड रूम का स्थापना करना होगा, जो उसका फ्लोर एरिया होता है वो 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें आपके सेकेंड शेड्यूल के सामान रखे जाएंगे। अगला पॉइंट है कि 1000 पर फुल्ली परमानेंटली डॉक्टर एम्प्लॉय पर 1000 पर रखे जाएंगे। अगला पॉइंट है, ओपन कास्ट माइन में 50 पर फर्स्ट एड स्टेशन होगा। यहाँ पर 50 लोग एम्प्लॉय पर फर्स्ट एड स्टेशन का स्थापना किया जाएगा और उसमें थर्ड शेड्यूल का सामान रखा जाएगा। ये शेड्यूल जो भी पढ़ रहे हैं आप, ये आपको माइंस रूल में मिल जाएगा। टोटल 6 शेड्यूल है माइंस रूल में, आप पढ़ लीजिएगा किसमें क्या दिया हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में क्या है, तो सेक्शन 22 एंड 22A 10 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास अपील किया जाएगा। अगर तब भी सुनवाई नहीं होता है तो 20 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील किया जाएगा, और तब भी कुछ नहीं होता है तो 2 महीने के अंदर मामला कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। एक्सीडेंट किसी प्रकार से माइन में दुर्घटना हो जाती है तो रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को तुरंत सूचना दिया जाएगा, बाय टेलीफोनिक, बाय फैक्स, बाय ईमेल, इसके द्वारा सूचना दिया जाएगा। और 24 घंटे के अंदर फॉर्म 4A में रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, CIM एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा और 14 दिनों तक नोटिस बोर्ड में लगा के रखा जाएगा कि किस प्रकार से दुर्घटना हुआ। अगर नहीं लगाया जाएगा तो उसका भी एक प्रोविजंस है जुर्माना का, वो ही देना पड़ेगा। अगला है
चोट लगे व्यक्ति के मरने या लगी चोट गंभीर चोट बन जाती है तो सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर लिखित नोटिस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना होगा। अगला पॉइंट है 7 दिन के अंदर फॉर्म 4B में फेटल या इंजर्ड पर्सन की जानकारी CIM को देना होगा। मान लीजिए दुर्घटना होने के बाद अगर वो काम पर वापस आता है तो डिटेलिंग तो उसकी हम लोग 4B में देंगे, लेकिन जब काम पर वापस लौटता है तो 15 दिन के अंदर हम लोग फॉर्म 4C में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को सूचना देंगे। अगला पॉइंट है फेटल पर इंस्पेक्टर द्वारा 2 मंथ के अंदर जांच किया जाएगा। फेटल एक्सीडेंट यानी जिसमें 1 से 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है उसे हम लोग फेटल एक्सीडेंट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट आपने पढ़ा होगा, फेटल एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, सीरियस बॉडली इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। और अगर किसी कारण 72 घंटे तक उस जगह को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी भी कारण अगर करना पड़े तो हमें 72 घंटे के बाद अपना काम चालू करना होगा। उसकी फ़ोटो लेनी होगी, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उसका ब्यौरा बनाना होगा, 2 कॉपी बनानी होगी। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जैसा अभी मैंने बताया, तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जो कि फॉर्म जे में इसे दिया जाता है, जिससे मान लीजिए किसी को चोट लगने के कारण अपने काम पर 72 घंटे तक उपस्थित नहीं रहता है तो उसका रिपोर्ट फॉर्म जे में देंगे। क्वार्टरली इसको भेजते हैं और CIM को रिपोर्ट करेंगे। माइनर एक्सीडेंट, अगला पॉइंट है 24 घंटे तक अपने काम पर न लौटने और अनुपस्थित रहना, उसे हम लोग माइनर एक्सीडेंट बोलते हैं। इसको फॉर्म के में देते हैं, एनुअली भेजते हैं 20 जनवरी। इसको बोलते हैं रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। नोटिफाइड डिसीज, अगला पॉइंट है नोटिफाइड डिसीज। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफाइड डिसीज 8 प्रकार के होते हैं, कुछ जैसे निस्टिग्मस हो गए, पेनिकोनोसिस हो गए, कुछ 8 प्रकार के नाम है, सिलिकोसिस हो गए, ये सभी। आप लोगों को अगर नोटिफाइड डिसीज का पूरा नाम 8 पता है तो कमेंट करके बताइएगा। इसको अगर नोटिफाइड डिसीज हो जाए तो हम लोग फॉर्म 5 में 3 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IM मेडिकल वाले को हम लोग सूचना देंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए वीकली ऑफ डे ऑफ रेस्ट। तो वीकली डे ऑफ रेस्ट मतलब कितने दिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, क्या ज़रूरी है, वो हम लोग इसमें जानेंगे। चलिए, वीकली डे ऑफ रेस्ट यानी अंडरग्राउंड की बात करें तो अगर आपकी कोई अंडरग्राउंड की माइन है तो 8 घंटे की ड्यूटी, और अगर वीकली बात करें तो 48 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं करने दिया जाएगा। ओपन कास्ट माइन की बात करें तो एक दिन में 9 घंटे और वीकली में 48 घंटे से ज़्यादा वर्क करने नहीं दिया जाएगा। और अगर लगातार 5 घंटे काम करवाना है तो उसमें 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम के कंडीशन में 10 घंटे मैक्सिमम कराया जाता है, जो फॉर्म बी में दिया जाता है। ओवर टाइम का मतलब अगर ओवर टाइम इंक्लूडेड कब होता है, जब 30 मिनट से ज़्यादा आप काम करते हो तब ओवर टाइम इंक्लूडेड होता है और आपकी सैलरी से दोगुनी आपको पैसा दिया जाता है। इमरजेंसी केस में 12 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं करने दिया जाएगा और वीकली में 66 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं करने दिया जाएगा। अगर रेस्ट इंटरवल पे बात करें तो 12 घंटे मेल के लिए, और अगर फीमेल की बात करें तो 11 घंटे से ज़्यादा वर्क करने नहीं दिया जाएगा। कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट यानी उसी मंथ या अगले 2 मंथ में फॉर्म ई में कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट दिया जाएगा। नोटिस रिगार्डिंग हावर ऑफ वर्क, कितना अपने ड्यूटी में कितना घंटा दिया, वो आपका सारा ब्यौरा फॉर्म ए में काम शुरू होने के 7 दिन पहले नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा। काम शुरू, ख़त्म, रेस्ट टाइम में कोई परिवर्तन या 7 दिन पहले नोटिस बोर्ड पर एवं 7 दिन पूर्व CIM को भेजा जाएगा। क्लियर? तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। मैं इसका 5 डेज सीरीज़ ले आऊँगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं अभी व्यस्त चल रहा हूँ तो इसलिए वीडियो थोड़े कम आ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा, कंटिन्यूली मैं आप लोगों को देता रहूँगा। अगर किसी चीज़ पर डाउट हो, जियोलॉजी से, मशीनरी से, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, सर्कुलर, फर्स्ट एड, सो जो भी क्वेश्चन होंगे थ्योरेटिकल, शॉर्ट नोट्स, MCQ टाइप आप लोगों को देता रहूँगा, ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी होती रहे और आप अपना इस बार परफॉर्मेंस अच्छा दे सको। जो भी तैयारी 1 साल से कर रहे हैं उनको इस बार अपना झंडा गाड़ के आना है एग्ज़ाम में।
जो जून में कंडक्ट होने वाला है। मिलते हैं फिर एक वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विशाल एंड जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।